हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा होगा। देखो, अभी पिछले वीडियो में मेरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तक हो चुका था और मैं न्यूटन सेकंड लॉ के लिए मोमेंटम का प्रिपरेशन करवा चुका था। अब मोमेंटम क्या था हमारे पास? मोमेंटम क्या था? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते थे, तो ये था हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी। उसको हम क्या कहते थे? मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास इनटू वेलोसिटी, उसके वेलोसिटी से उसके मास को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो इतना प्रोडक्ट आएगा वो होता है हमारा क्या होता है? वो मोमेंटम होता है। ठीक है, तो मोमेंटम हम इसलिए पिछले वीडियो में रिकवर करवा दिए थे क्योंकि इस वीडियो में हमको पढ़ना था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमको क्या पढ़ना है? मोमेंटम के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या रहा है हमारे पास कि तो जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है वो क्या कह रहा है हमारे पास कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, मतलब मान लो कि हमारे पास इनिशियल में हमारे पास क्या है, बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, फाइनल कहीं यहाँ चली गई, तो मोमेंटम यहाँ का मोमेंटम कुछ अलग होगा, यहाँ का मोमेंटम कुछ अलग होगा। ठीक है, तो मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ का हमारे पास m इंटू वी अलग होगा और यहाँ का m इंटू वी अलग होगा। ठीक है, तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं और फिर हम उसको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है इसका, हम क्या लिखेंगे इसके लिए? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? डेफिनेशन क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force on it। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि जो मोमेंटम होता है, जो देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास जो है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वो क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो होगा हमारे पास, कि इनिशियल पोजीशन यहाँ होगी, फाइनल पोजीशन कुछ यहाँ होगी। ठीक है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो क्या होगा हमारे पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब ये कि जो फोर्स अप्लाई होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब हमारे पास mu1 और mv1 और mu माइनस mv अपॉन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो देखो ये तो बाद में पढ़ेंगे, मोमेंटम का जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें इस सबको बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए जो हमारे पास कह रहा है वो क्या है कि तो अब एक बात बताओ कि अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें तो हमारे पास क्या होगा? जो फोर्स होगा, जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, कहाँ से अप्लाई होगा? तो देखो मान लो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस पर हम क्या कर रहे हैं? 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि जो हमारे पास मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? तो देखो, तो हमारे पास जो मोमेंटम आएगा, या फिर मान लो कि हमें किसी भी एक बॉक्स है और एक बॉक्स को कोई धक्का दे रहा है। ठीक है, मान लो कि हमारे पास ये बॉक्स को, इस बॉक्स को एक इंसान धक्का दे रहा है। ठीक है, ओनली वन इसको पुश कर रहा है। तो जो पुश कर रहा है तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आ जाएगा हमारे पास? मान लो कि हमारे पास वेलोसिटी आई कितना? 1 मीटर पर सेकंड की, और इसका जो मास है वो कितना है हमारे पास? 100 kg का हमने लेट कर दिया। 100 kg का लेट कर लो, 1000 kg का लेट कर लो, 110 और हम 1000 इसलिए लेट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए कि हमारे पास क्या हो जाएगा? उसका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मान लो कि हमने इसको लेट कर दिया, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास? P इज इक्वल टू m इंटू वी, यही होगा। ठीक है, अब देखो जरा हमारे पास क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू मास कितना है हमारे पास? 100 और मल्टीप्लाई बाई वी कितना है हमारे पास? 1। मतलब हमारे पास मोमेंटम कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 kg मीटर पर सेकेंड, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसी के लिए अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें तो दूसरा ऑब्जेक्ट डिपेंड कैसे करेगा? तो देखो मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सेम 100 kg का है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया और देखो हमारे पास जो बॉडी है, दूसरी बॉडी वो कितने की है?
100 kg की, तो 100 kg की बॉडी पे हमारे पास यहाँ कितने पीपल का फोर्स लग रहा था, यहाँ पे ओनली 1 पीपल का फोर्स लग रहा था, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही थी 1 मीटर पर सेकंड का। मान लो 1 पीपल के लिए हम कितना ले रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे अब कितने आ गए हमारे पास 5 पीपल्स आ गए। भले ही सबको पोलियो मारा हुआ है बट एक का स्पीड हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड का हो रहा है, ठीक है। तो देखो 5 पीपल्स हमको यहाँ से पुश कर रहे हैं, ठीक है। जब 5 पीपल पुश करेंगे तो हमारे पास 1 पीपल का स्पीड हमारा कितना काउंट कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड, हमारे पास ये हो जाएगा कितना 5 मीटर पर सेकंड का हो गया, ठीक है। तो जो ये मूव करेगा तो इसका जो मोमेंटम आएगा वो मोमेंटम हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास मोमेंटम के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब उसके बाद देखो मोमेंटम इज इक्वल टू मास हमारे पास कितना 100 kg मल्टीप्लाई बाई 5 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास मोमेंटम कितना हो जाएगा, मतलब ये एक ये हो जाएगा 500 kg मीटर पर सेकंड, ये हो गया हमारे पास मोमेंटम। अब ज़रा देखो किसका मोमेंटम ज़्यादा है, हमारे पास इसका मोमेंटम ज़्यादा है। जब इसका मोमेंटम ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगी, ये फास्ट ट्रैवल करेगी, ठीक। इसका मोमेंटम कम है तो मतलब ये क्या कर रही है, हमारे पास स्लो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर मास हमारे पास दोनों का सेम हो, मास बॉडी का तो मास सेम है, लेकिन हमारे पास क्या है वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगा और हमारे पास मास सेम रहेगा तो हमारे पास क्या होगी, जो मोमेंटम होगा वो क्या करेगा, वो चेंज जो हमारे पास फाइनल था और जो हमारे पास इनिशियल था वो क्या हो रहा है, उसमें डिफरेंस आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने वेलोसिटी और जो फोर्स अप्लाई किया है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है। मतलब देखो यहाँ 5 लोग अप्लाई कर रहे थे फोर्स, यहाँ ओनली 1 पीपल फोर्स अप्लाई कर रहा था, ठीक है। भले सबको पोलियो मारा हुआ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारे पास। तो अब कह रहा है कि अगर हम बात करें इसके डेरिवेशन की, कि मान लो कि हमारे पास जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो कैसे कैसे हम उसको डेराइव करेंगे। तो देखो हम जो पढ़ते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कहाँ से डेराइव होकर आता है, हमारा यहीं से डेराइव होकर आता है। जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमारा यहीं से डेराइव होकर आता है, ठीक है। तो अगर डेरिवेशन की बात करें तो देखो अगर कोई पूछेगा तुमसे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताओ, हम क्या बताएंगे, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है, देखो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के। मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, हमारे पास मास और वेलोसिटी के, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब देखो अब हम चलते हैं किसके, इसके डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन कैसे कैसे करना है और क्या क्या करना है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो चलो इसका हो जाएगा ये, देखो अब इसका डेरिवेशन पे हम करेंगे। तो डेरिवेशन क्या कह रहा है, अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम फिर करेंगे आगे, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लेट अस कंसीडर, हम लेट अस क्या कंसीडर करेंगे, चलो इसको देखो, तो लेट कंसीडर, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, अब हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है जिसका हमारे पास मास क्या है, मास है हमारे पास m1। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है। अब m का हमारे पास जो मास है उसको हम क्या कर रहे हैं, m kg का ले रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि m kg का ले रहे हैं फिर कुछ और ले लें, हम m kg का यहाँ लेट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास मास को क्या दिखाना है, m ही दिखाना है, ठीक है। तो हम m के लिए मास लेकर चलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि मास m इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। अब देखो कह रहा है कि जो मास m, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m है और जो इनिशियल वेलोसिटी से जो मूव कर रही है उसको हम क्या ले रहे हैं, u, एंड द फाइनल वेलोसिटी हम क्या लेंगे, तो उसके बाद क्या रहेंगे, u आफ्टर t सेकेंड, t टाइम, आफ्टर t सेकेंड का टाइम अगर हम वो देखें तो हमारे पास जो वेलोसिटी हो रही है वो कितनी हो जाए, इट अटेन्स velocity v,
मतलब ये कि हमारे पास क्या है, मास जो है वो ऑब्जेक्ट का वो कितना है, m है। इनिशियली वो कितने से मूव कर रही है, u वेलोसिटी से मूव कर रही है। उसके बाद अगर उसी वेलोसिटी को अगर हम t टाइम तक अटेन करें तो वो कितना हो जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो जा रही है हमारे पास, इतनी v हो जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि अब जब वो इतना से इतना क्यों हो रहा है, इतना से मतलब u तो था, अगर वही उसी स्पीड से चलते चले जाते तो u तो u रह जाता, मतलब इनिशियल फाइनल सबका सेम हो जाता है। लेकिन ये इतना से बढ़ के u से बढ़ के v हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि उस पर हमने क्या कहा, एक F अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। v बाई एन अप्लाइंग F अनबैलेंस फोर्स। देखो अब कह रहा है कि F न्यूटन का अप्लाइड फोर्स हमारे पास जो होगा वो हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो जो हमारे पास ये वेलोसिटी होगा, देखो मान लो कि हमने क्या किया, F न्यूटन का हमने फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया, तो M तो उसका मास है, ठीक है, मास M। और जब F न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया, पहले वो मूव कर रही है u वेलोसिटी से, उसके बाद हमने F न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो जब F न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो u डिस्टेंस u वेलोसिटी से जो मूव कर रही थी, मतलब इतने पे मूव कर रही थी, जब अप्लाई किया तो वो तेज़ी में मूव कर गई। तो जैसे वो तेज़ी में मूव कर गई तो उसकी वेलोसिटी हमने कितना ले लिया, v ले लिया, ठीक है। तो वो कितने टाइम में हुआ, वो t सेकेंड में हुआ, उसको हमको डिराइव करके इसका फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो देखो अब कह रहा है कि एज वी नो, अब देखो इतना हो गया अब हमारे पास, तो अब हम बात करें तो एज वी नो, अगर एज वी नो हमको पता है कि अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मोमेंटम इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, m1 mv यही होता है। तो देखो अब बात कर रहे हैं हमारे पास क्या, इनिशियली उसका कुछ और था, फाइनली कुछ और था हमारे पास। तो इसके लिए डायरेक्ट ये तो हम बात करेंगे नहीं, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, कैसे कैसे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, u से, और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। तो देखो जरा, अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें, इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम को हम किससे डिनोट करेंगे, p1 से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इसका मोमेंटम आएगा वो कितना हो जाएगा, m इंटू यू। मास तो हमारे पास सेम है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जितनी होगी वही तो हम डिनोट करेंगे, m इंटू यू। ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसको हमने कर लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो अब हम फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, p2। तो फाइनल मोमेंटम मतलब हमारे पास क्या है, तो फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, देखो जरा v, तो माइनस मास इनटू फाइनल वेलोसिटी v, हमारे पास ये हो जाएगा m इंटू v, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, m इंटू v, और ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इसकी बात करें हम, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या होता है, हमने अभी अभी जो न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था वो क्या था, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो हमारा क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम माइनस का फाइनल मोमेंटम, ठीक है। चलो इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलो ऊपर हम मिटा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमको थोड़ा डिराइव करना है इसमें। चलो तो इसके लिए अगर हम बात करें कि चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा हमारे पास, तो एक हो जाएगा हमारे पास क्या, फाइनल मोमेंटम और माइनस का इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल में से इनिशियल को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास क्या निकलेगा, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा। तो मतलब ये, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है, p2, और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, p1। तो p2 में से p1 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास p2 क्या है, ज़रा देखो, mv, और माइनस का हमारे पास p1 कितना है, m u, इतना हो गया। अब दोनों में m है तो m हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो v माइनस u, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा कितना निकल गया, चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा इतना निकल गया, ठीक है। इसके लिए अभी आगे और भी है, हम क्या करेंगे,
जब हम देखें इसके लिए तो हमारा क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम हमारा निकल गया। तो अब एक बात बताओ, तो जब चेंज ऑफ मोमेंटम हमको पता चल गया तो हमको निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, हमारे पास क्या होता है कि कभी भी किसी चीज़ को रेट में अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालते हैं तो मतलब क्या, उसको टी से हम डिवाइड कर देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जैसे निकलता है पर यूनिट टाइम जो निकालते हैं तो वही तो होता है उसका रेट, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो तो v माइनस का u और अपॉन का टाइम, अगर t से हम डिवाइड कर दें तो ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ेगी इसी की। तो ठीक है, अब देखो, अब इतना तो हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन से अगर हम चलें तो हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब ये कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मतलब ये कि देखो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या निकल के आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ इज एफ वी माइनस यू अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तुम्हारा यही है, वो कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे पास अप्लाइड फोर्स के। और हमने फोर्स क्या अप्लाई किया था, कि हमने एफ फोर्स अप्लाई किया था, ठीक है। तो देखो जरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो चलो अब इसके लिए और ये हमारे पास डेरिवेशन अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो चलो ये हो गया इतना। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो जरा इसके लिए, तो ये हम ऊपर लेकर आते हैं। अगर इस पार्ट को अगर हम देखो, जहाँ भी हम मिटाने जा रहे हैं उससे पहले वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन कर लिया करो। अगर नहीं तो मेरे पास जितने नोट्स हैं, मैंने जो नोट्स हमने जो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वो सारे के सारे नोट्स हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगा, जिसका इंस्टाग्राम आईडी का नंबर है हमारे पास NCERT.solution0302। ये 0 है, ये 0302 है, ठीक है। इस वाली आईडी पे मिल जाएगा। तो चलो अब देखते हैं हम इसके आगे। तो कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा। तो मतलब ये कि हमारे पास कभी भी अगर बात करें तो एफ जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। अब जब हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो मोशन के चैप्टर में क्या था हमारे पास कि v माइनस यू अपॉन टी, इसको हम क्या कहते थे, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास क्या, एक्सेलरेशन था। तो हम इसके लिए क्या पुट कर सकते हैं, इसके लिए एक्सेलरेशन पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो अब आ तो गया, मास जो है फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो मास इनटू एक्सेलरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमारा फॉर्मूला है। हमारा फॉर्मूला क्या निकालना है हमको, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमको ये वाला फॉर्मूला निकाल के लेके आना है। तो हम निकालेंगे कैसे अब इसके लिए, तो देखो इसके लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम ले लेंगे, तो इज इक्वल टू के एम एंड ए। ये हो गया हमारे पास। लेकिन हमारे पास क्या है, हमको फोर्स में हमको निकालना क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन हमारे पास क्या है। तो हम क्या करेंगे, लेट कंसीडर k इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया, k को 1 कंसीडर कर लिया। तो जैसे हमने k को 1 कंसीडर किया तो हमारे पास क्या बन के आ गया, जरा देखो, f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये हो गया हमारे पास। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि फोर्स यहाँ पे डिराइव कर दिया फोर्स के फॉर्मूले को। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो हम पढ़ते हैं ना कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हमारे पास अप्लाइड फोर्स के। उससे हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आया, वो फॉर्मूला बन के क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमारे पास क्या है, ये याद रखना है, इस पर बॉल बत्ती लगा लो ऐसे, इस फॉर्मूले पे लाइटें लगा लो। जैसे क्या करो कि हमारे पास क्या है, ऐसे भर लो इसको, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ऐसे बंद करो डब्बे में और इस पर लाइटें लगा लो, लाइट लगा लो इसको ऐसे।
और ऐसा इसलिए लगा दो क्योंकि हमारे पास क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ना इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। और एक दो और फॉर्मूले हैं जिसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि हम फॉर्मूले अलग डिराइव करें, उससे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसे करके लिखें तो हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं कौन सा, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सैम्पल क्वेश्चन है जो कि हम अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अगर एक तरह से देखा जाए, जब भी हम क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट देखते समय क्या होता है, कोई भी प्लेयर अगर हमारा कैच लेता है तो कैच लेके कभी भी हाथ अपना पीछे की तरफ क्यों खींचता है, क्योंकि अगर हम इसी की बात करें, देखो अभी उस समय थोड़ा बताया नहीं, अब बता देता हूँ। देखो, तो अगर हम इसकी बात करें तो ज़रा देखो, इधर देखो, वो ऐसी रहेंगे। अब देखो जरा क्या कर रहे हैं कि जो फोर्स है हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास क्या है, और एक्सेलरेशन मतलब हमारे पास क्या था, ये v माइनस यू अपॉन टी, यही है। तो ज़रा देखो, अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, इसके इधर ही देखो, अगर इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे किसके है, मास के। मतलब ये कि अगर हमारे पास क्या है कि मास इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या दिया है, जो फोर्स है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। मतलब ये कि अगर हमारे पास क्या है, टाइम इंक्रीज करेगा तो हमारे पास फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि अगर हमारे पास टाइम डिक्रीज करेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइम डिक्रीज करेगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा। मतलब देखो, अब इसमें क्या है कि कभी भी अगर हम प्लेयर कोई होता है, क्रिकेट वाला खेलता है, उसमें क्या होता है, हमारे पास जो देखते हो ना कि कैच कोई भी लेता है तो हमारे पास क्या होता है, हाथ कभी भी ये पीछे खींचता है या फिर हाथ इसकी तरफ से पीछे खींचता है। क्यों खींचता है ये, कि उतने समय में मान लो कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट ये है, अगर ये आया, अगर तुरंत आएगा तो इम्पैक्ट करेगा, मतलब टाइमिंग क्या है उसका, कम होगा। तो जब टाइम कम होगा तो उससे क्या होगा, मोमेंटम ज़्यादा पड़ेगा इस पर। जैसे मोमेंटम ज़्यादा पड़ा या फिर फोर्स जो होगा, फोर्स क्या होगा, मास इंटू मास हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। तो यहाँ पर टाइम क्या है, कम रहेगा। मतलब टाइम अगर कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो फोर्स ज़्यादा लगेगा मतलब हमारे शरीर पे जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, मतलब हमको चोट ज़्यादा लगेगा। लेकिन वही अगर कोई बॉल आया, हमने क्या किया, यहाँ हमारे हाथ में आया, हमने उसको पीछे खींच लिया मतलब क्या, टाइम यहाँ से इतना बढ़ गया। जैसे टाइम बढ़ा तो मतलब टाइम क्या है, जैसे टाइम बढ़ेगा तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हाथ को पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक्चुअली एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ही हमेशा पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अ फील्डर while catching a fast moving ball in cricket ball तो gradually pulls his hand backward with the moving in the direction of the ball। देखो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई क्रिकेट का बॉल, कोई प्लेयर होता है वो कैच करता है कोई बॉल, तो बॉल जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, हाथ को पीछे खींचता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो जो इसका आंसर अगर होगा तो क्यों करता है, टू इंक्रीज द टाइम पीरियड जो होगा उसको इंक्रीज़ करने के लिए। मतलब जैसे टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा मतलब तो हमारा क्या होगा, देखो जैसे हमारे पास क्या होगा, टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा तो हमारे पास फोर्स, इम्पैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। मतलब हमारे हाथ पे चोट जो लगेगा वो क्या होगा, बहुत कम लगेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब वैसे ही एक इसी का यूज़ करके, इसी थ्योरी का यूज़ करके एक और हमारे पास एक और तरह से हम इसको डिफाइन बता सकते हैं। कैसे, जैसे कि अगर हम देखते हैं ना, कार होती है या फिर जो बाइक्स वगैरह होता है उसमें हम एक सॉकस स्प्रिंग लगाते हैं। और जब भी हमारे पास क्या होता है कि जब कहीं देखते हैं ना रोड पे ऐसे बहुत सारा कभी लगा होता है लोगों को जगह देने के लिए ठीक है। तो ऐसे जो बैरियर्स लगे होते हैं उस पर क्या होता है, जब भी हम कभी फास्ट स्पीड जाते हैं तो घर से करके एक बार क्या मूव कर जाती है, लेकिन हमको उतना झटका नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि जब भी हमारा क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है कि व्हील्स जो है हमारे पास यहाँ पे ऐसे जो हमारे पास व्हील्स होती हैं, तो व्हील्स में क्या होता है, जैसे ये व्हील्स पे हमारे पास जर्क पड़ा
जैसे हमारे पास व्हील्स पे ये जर्क पड़ेगा तो ये क्या करता है, यहाँ से क्या होता है, इसमें जो सॉकर्स लगे होते हैं ऐसे करके वो क्या होता है, जैसे हमारे पास देखो ये तो व्हील्स पे अगर पड़ेगा तो सॉकर क्या होगा, अपने में वो दबा देगा उसको। जैसे सॉकर्स में दबेगा तो स्प्रिंग क्या करता है, उस सॉक को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है और टाइम पीरियड को क्या होता है, जैसे कभी भी तो ये क्या होता है, जब इतना ऊपर ऊपर दबेगा तो इसका क्या होता है, टाइम पीरियड को ये बढ़ा देता है। तो जैसे इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर पड़ता है शरीर पे वो बहुत कम पड़ता है, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे ही कभी क्या होता है, साइकिल वगैरह पे जाओ कभी, तो साइकिल में तो सॉकर्स होते नहीं है, तो उसके बाद जब ऐसे जो रूट्स आते हैं ना, जैसे खट 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 करता है, ठीक, वो लगता है हमको। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उसमें सॉकर्स नहीं होते हैं और टाइम पीरियड क्या होता है, एग्जैक्ट सेम आके हमारे पास झटका लगता है, ठीक है। इसीलिए साइकिल्स पे जब हम चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमको झटका ज़्यादा लगता है हमारे पास कंपेयर टू द हमारे पास बाइक्स पे और कार्स पे, ठीक है। जैसे कार्स पे, बाइक्स पे भी लगता है कंपेयर टू दी कार्स, क्योंकि कार का सॉकर जो होता है वो काफ़ी हार्ड, मतलब अच्छा होता है कंपेयर टू दी बाइक, और बाइक से कम, बाइक के अगर साइकिल से कंपेयर किया जाए तो बाइक का अच्छा होता है कंपेयर टू दी साइकिल, क्योंकि साइकिल में तो होता ही नहीं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम चलते हैं किस पे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या रहा है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो अब थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है, न्यूटन्स का जो मोशन का थर्ड लॉ है वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि एवरी एंड देखो अब जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो रूल है, जो रूल क्या कह रहा है हमारे पास, लॉ ऑफ मोशन का जो हमारे पास है वो क्या कह रहा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये कभी भी हम देखते हैं कि बॉल को अगर हम दीवार पे मारते हैं, जितने फोर्स से हम मारते हैं उतने फोर्स से बॉल हमारे पास वापस आती है। स्लो मारोगे तो स्लो आएगी, तेज मारोगे तो तेज आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमारा क्या कह रहा है, टू द एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब कह रहा है कि जिस फोर्स से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जाएगी, हमारे पास क्या है, बॉल जो है जिस फोर्स से हमारे पास जाएगी तो ये हो जाएगा एक्शन। तो वॉल है, वॉल से टकराएगी तो टकरा के यहाँ से उसी फोर्स से वापस भी आएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, रिएक्शन, ठीक है। तो सेम देखो एग्जांपल में एक हमारे पास एक ये भी हो जाएगा। देखो तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कह रहे हैं कि द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हमारे पास ये हम लिखना मत भूल जाना कि जो एक्शन होगा, एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब ये देखो जरा यहाँ पे कि अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास कभी भी जैसे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन जो होता है, रिकॉइल वेलोसिटी तो हमारे पास क्या होता है, तो इसको एग्जाम्पल में इसका हम लिख देते हैं रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन। ये रिकॉइल ऑफ गन जो होता है, ये रिकॉइल ऑफ गन होता क्या है, मान लो कि अगर हम जब भी कभी भी अगर कोई यूज़ किया होगा या फिर हम सुने होंगे तो हम क्या सुनते हैं कि हमारा क्या होता है, हम तो कभी यूज़ किए नहीं है तो हम तो सुने ही हैं, और हम जब सुने हैं तो हमको यही कहा जाता है ना कि जब गन फायर किया जाता है तो पीछे की तरफ एक फोर्स झटका लगता है। जो झटका पीछे की तरफ लगता है वो होता क्या है, जब हम गन को फायर करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं किस पे, बुलेट पे। तो बुलेट पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बुलेट क्या होगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो जिस फोर्स को हम अप्लाई करेंगे तो वो बैकवर्ड फोर्स भी तो मारेगा हमको, मतलब फोर्स बैकवर्ड भी करेगा। तो जिस फोर्स से हमारा एक्शन होता है उसी फोर्स से हमारा रिएक्शन भी होता है। तो बुलेट क्या करती है, बुलेट पे अगर हमारे पास एक्शन फोर्स लगता है तो वो क्या करती है, बुलेट गन पे क्या करता है, रिएक्शन फोर्स भी लगता है। तो जितना एक्शन फोर्स होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन फोर्स भी होगा। सेम ऐसे ही अगर मान लो अगर हम कुछ अपने एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास अपने एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम चलते हैं कहीं, जैसे अगर हम कहीं चल रहे हैं, किसी फ्लोर पे चल रहे हैं, तो फ्लोर पे हम चल क्यों पाते हैं, क्यों चल पाते हैं, क्योंकि हम जितना एक्शन का फोर्स अपने पैरों से क्या होता है, देखो हमारा ये पैर है, हम चले तो हमारा क्या होता है, जिस हिसाब से हम ये फुट को मूव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, और जिस एक्शन से हम मूव कर रहे हैं तो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, हम मान लो कि हम फोर्स का अप्लाई करते हैं इधर इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में मूव होता है, जिससे हम काउंटर करके हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, फोर्स रिएक्शन फोर्स लगता ही नहीं, तो रिएक्शन फोर्स इसमें किस केस में लगता है, जब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन के केस में हमारा रिएक्शन फोर्स लग जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि रिएक्शन फोर्स लगे नहीं तो हम लोग चल ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि हम जैसे आगे मूव करेंगे, आगे हम पैर को मूव करेंगे, वो क्या होगा, वो फिसल के आगे चला जाएगा, क्यों, क्योंकि रिएक्शन फोर्स इस पर काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो
ये सारे हो गए। अब एक एग्जांपल अगर देखा जाए तो एक जैसे हम जैसे क्या कहते हैं उसको साइंटिफिक रीज़न में, तो साइंस में हमारा क्या होता है, कभी भी अगर कोई स्पेस साइंस, रॉकेट साइंस हमारे पास क्या होता है, जब छोड़ा जाता है तो वो उतनी स्पीड से क्यों जाता है? क्योंकि देखो अगर हम बात करें किसी रॉकेट साइंस की, किसी रॉकेट की अगर हम बात करें तो रॉकेट ये है, जब हम देखते हैं तो वहाँ पे जब जाता है ये एक्शन, जब हम इस पर अप्लाई करते हैं फोर्स, तो वो देखते हो ना, उससे वहाँ पे आसपास में इतने हॉट गैसेस निकलते हैं, ये हॉट गैसेस निकलते हैं। तो अगर अपवर्ड फोर्स में जाएगा तो फोर्स अगर ये होगा और ये हमारे पास अगर एक्शन होगा, तो वो रिएक्शन क्या करता है, जो हॉट गैसेस उसकी निकलती हैं, जिस स्पीड से वो आगे जाएगा उसी फोर्स से हमारे पास जो हमारे पास गैसेस होंगे, हॉट गैसेस वो निकलते हैं, उस केस में भी हम क्या कहते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, जो हॉट गैसेस जिस फोर्स से निकलती हैं उसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि हमारे पास टू द एवरी एक्शन, मतलब हम कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वो भी उधर से अप्लाई करता है। मान लो कि हम दीवार है, ये हमारे पास ये क्या है, हम बोर्ड को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पुश नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा फोर्स को हम क्या कर रहा है, उधर से काउंटर अटैक कर रहा है। ठीक है, हम बॉल को मारते हैं दीवार पर, वो जिस तेज़ी से मारते हैं, जितना फोर्स लगा के मारते हैं उतनी फोर्स से हमारे पास ज़्यादा तेज़ी आती है कि नहीं? जैसे कहते हैं ना, अगर क्रिकेट की लैंग्वेज में कहा जाए तो फास्ट बॉलरों को छक्का मारना ज़्यादा हमारे पास क्या होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है जितना कि स्लो बॉलर को। क्यों? क्योंकि स्लो बॉलर क्या करता है, स्पिन बॉलर जो होता है वो बॉल को स्पिन करता है, बिल्कुल स्लो देता है, मतलब वो 100 से भी कम के स्पीड में आता है। लेकिन वही फास्ट बॉलर होता है वो काफ़ी तेज़ी में आता है, तो जितने तेज़ी में आता है उसको रिएक्ट, उसमें सिर्फ हमारे पास क्या हो, टाइमिंग कर दो, उससे ज़्यादा तेज़ी से वो वापस भी जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम क्या जानते हैं कि जितनी स्पीड से हम फोर्स लगाएंगे उससे उसी स्पीड से हमारा क्या होगा, काउंटर अटैक भी होगा, मतलब इक्वल टू द अपोजिट रिएक्शन भी होगा हमारे पास। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, जिसमें हमारे पास कुछ 1-2 डेरिवेशन है। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद जो एक्सरसाइज और इंडेक्स के क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, चलो अब हमको पढ़ना है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, उसके बारे में मतलब क्या है कि मोमेंटम क्या कह रहा है, मोमेंटम अब देखो, अब कभी भी चाहे वो मोमेंटम हो या फिर हमारे पास क्या है एनर्जी हो या फिर हमारे पास क्या है पावर फोर्स वगैरह जो होता है, उसकी बात करें तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो लॉ, उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, जब शुरू में हम पढ़े थे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या था, मास था, हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जहाँ आ गया, मतलब क्या, कंजर्वेशन मतलब होता है क्या, सेफ, कंजर्वेशन मतलब हमारे पास जो सेफ होगा, मतलब ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम क्या पढ़े थे कि जितना इनिशियल एनर्जी होगा उतना ही फाइनल एनर्जी भी होगा। मास में हम क्या पढ़े थे, जितना इनिशियल मास होगा उतना फाइनल मास भी होगा। सेम वैसे ही है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सेम होगा, रिमेन्स आफ्टर द कोलिजन। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे कि अगर हम बात करें, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये इतने से चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, इस वेलोसिटी चल रहा है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब कह रहा है कि ये v1 से चल रहा है और ये v2 से चल रहा है, तो ये जो आफ्टर कोलिजन, मतलब चलो ये u से चल रहा है, ये u2 से चल रहा है, ये क्या है, यहाँ से आकर चले, मतलब क्या, एक दूसरे से कोलाइड कर गया, तो कोलाइड कर गया मतलब ये आके कहीं ना कहीं इधर आगे मिल जाएगा दोनों एक साथ। ठीक है, तो जितना मोमेंटम इन दोनों का इनिशियली होगा आफ्टर कोलिजन, मतलब कोलिजन के बाद भी जिसके तरफ किसी ना किसी एक तरफ वो मूव कर जाएंगे, या तो इधर मूव कर जाएगा, कहीं ना कहीं एक मूव कर जाएगा, जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसकी तरफ वो मूव कर जाएगा उसके अपोजिट साइड में। तो मतलब ये, अब इसके कहने का मतलब है कि जितना मोमेंटम इनिशियल पोजीशन में होगा, इसको और इसका मोमेंटम जितना होगा उन दोनों को अगर ऐड कर देंगे उतना ही मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो होगा। ठीक है, तो चलो अब इसका हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद हम इसको ड्राइव करके देखते हैं। ठीक है, चलो ये इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा। चलो देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है इसका हमारे पास, इसका डेफिनेशन है, इट स्टेट्स दैट फॉर
टू ऑब्जेक्ट्स। देखो, और ये क्या होता है, ये कभी भी दो ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है। कैसे? मान लो कि ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है, तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दो ऑब्जेक्ट होगा तभी तो ये एक दूसरे से आके कोलाइड करेगा, ठीक है, तभी ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई हमको नहीं कर पाएंगे हम इसमें, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट ओनली फॉर टू ऑब्जेक्ट, मतलब फॉर टू ऑब्जेक्ट्स अप्लाई होगा। अब इसके बाद हम इसको, इसका होता क्या है इसका मतलब, ये तो सिर्फ हमको ये बताया है कि दो ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे। अब ये होता क्या है, तो देखो ये कह रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर collision is equal to the total momentum after collision। देखो अब इसका मतलब हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, और वो क्या था कि जितना मोमेंटम एक कोलिजन से पहले होगा, तो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये दोनों आके यहाँ पे कोलाइड करेंगे, तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम इनिशियली जो और ऐड करेंगे जितना होगा, सेम आफ्टर कोलिजन भी हमारा उसका मोमेंटम कितना ही होगा, एकदम सेम उतना ही, क्या उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम इसकी बात करते हैं अगर डेरिवेशन की, या फिर देखो किसी भी सिस्टम में अगर हम बात कर रहे हैं तो मोमेंटम जो होता है आफ्टर और बिफोर दोनों का दोनों रिमेन्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्या होगा हमारे पास, मतलब इनिशियली जितना मोमेंटम होगा फाइनली उतना ही मोमेंटम होगा, मतलब हमारे पास क्या है, मोमेंटम इनिशियली पोजीशन में और फाइनल पोजीशन में कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए डेरिवेशन की अगर हम बात करें, कंसीडर नहीं करेंगे तो लिखो इसको कंसीडर टू बॉल्स A and B with masses MA and MB traveling with same direction, ठीक है। अब देखो अब कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि दोनों का दोनों ट्रैवलिंग कर रहा है किस वेलोसिटी से, हमारे पास सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी UA एंड UB। जो ऑब्जेक्ट ए का डायरेक्शन है वो वेलोसिटी है वो क्या है, UA है, और इनिशियल वेलोसिटी, और ऑब्जेक्ट बी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, UB है, ठीक है। तो मान लो कि अगर हम देखें कि पहले देखो फर्स्ट केस में करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड केस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या कह रहा है कि बिफोर कोलिजन, तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन में देखो हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट हमारे पास एक था ए, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो ए था उसका जो मास था, चलो ए है ये और ये बी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए का जो मास है वो कितना है MA, और ऑब्जेक्ट बी का जो मास है वो कितना है MB। और वो क्या कह रहा है कि दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और किस वेलोसिटी से, UA, और ये मूव कर रहा है UB वेलोसिटी से, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि अब जो कोलिजन होगा, जो कोलिजन अभी बिफोर कोलिजन था, अब सेकेंड केस में हमारे पास क्या है, विद कोलिजन, मतलब टाइम, विद द टाइम ऑफ कोलिजन। अब जब टाइम होगा कोलिजन का तो हमारे पास क्या होगा, या फिर ड्यूरिंग कोलिजन कह दो, तो ये हो जाएगा सेकंड पोजीशन हम लिखेंगे क्या, ड्यूरिंग कोलिजन। तो ड्यूरिंग कोलिजन हमारा क्या होगा कि जो हमारे पास क्या, जो ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों आगे क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कोलाइड कर जाएगा। तो जब कोलाइड करेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है, ये बी है, और इसका मास है MA, और इसका मास है कितना MB। तो देखो जरा अब कह रहा है कि ड्यूरिंग कोलिजन में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा इधर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा UA। अब जब ये फोर्स लगाएगा इधर तो ये हो जाएगा UB। इधर एक तो फोर्स लगाएगा ना, मतलब दोनों का दोनों क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, मतलब ये कि जो ये वाला फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, जो फोर्स होगा अप्लाइड ऑन B विद A। अब जो ये वाला होगा वो क्या होगा, फोर्स अप्लाइड ऑफ B
सॉरी अप्लाइड ऑन ए विद बी। अब ये होगा एक्शन फोर्स, ये होगा रिएक्शन फोर्स। कोई ना कोई तो एक एक्शन होगा, कोई ना कोई एक रिएक्शन होगा, ठीक है। तो जब दोनों फोर्स अप्लाई होंगे तो कोई ना कोई तो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा ही हमारे पास। अगर देखो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इससे मूव कर रही है, इस इधर से इधर की तरफ मूव कर रही है। जब इधर की जगह जब टकराएगी तो रिएक्शन तो यही होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्शन और ये हो जाएगा हमारे पास रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इतना तो पता है। फिर अब इसके बाद जब आफ्टर कोलिजन होगा तो मतलब ये जो थर्ड स्टेज आएगा इसका, तो क्या हो जाएगा हमारे पास थर्ड स्टेज में आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन में जब देखो तो जो ये क्या था हमारे पास MA और ये क्या था हमारे पास MB। तो MA जो है वो आफ्टर कोलिजन जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो अब चेंज किस में हो गई, फाइनल वेलोसिटी में। तो ये मूव करने लगी VA से और ये मूव करने लगी VB से, हो गया। अब जब देखो तो शुरू में हमारा क्या था, मास तो हमारे पास सेम था, मास तो हमारा चेंज नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट A था ये और ये ऑब्जेक्ट A था, ऑब्जेक्ट B था। MA मास था ऑब्जेक्ट A का और MB हमने मास लिया था ऑब्जेक्ट B का। तो हमारे पास मूव किससे कर रही थी, इनिशियली हमारे पास UA और UV वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ठीक है। अब सेम ड्यूरिंग कोलिजन जितना फोर्स अप्लाई होगा उतना ही हमारे पास रिएक्शन भी होगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट A ऑब्जेक्ट B का मास सेम रहेगा। अब दोनों जब हम ऐड कर देंगे मास तो हमारा वही होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद आफ्टर कोलिजन हमारा क्या होगा, मास तो वही रहेगा, मास तो चेंज होगा नहीं, लेकिन जो मोमेंटम होगा, जो स्पीड होगी वो चेंज हो जाएगी। तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई, VA और VB स्पीड हो गई, ठीक है। तो अब देखो, अब हम एक बात करें अगर इसको हम फॉर्मूला में कैसे डिनोट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो इतना समझ में आ गया। अब हम इसको ये लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर इसको देखो। अभी क्या कह रहा है कि मान लो कि हमारे पास ये हो गया है बॉल, दो हमने बॉल ले लिया, बॉल A और ये ले लिया हमने इधर बॉल B, ठीक है। अब कह रहा है कि जो बॉल A था उसका मास कितना था हमारे पास MA और इसका क्या था हमारे पास मास MB, यही था हमारे पास, ठीक है। तो अब इसके बाद से क्या था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी UA और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी UV। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी UA। अब इसका इनिशियल मास हमारे पास कितना था MA और इसका फाइनल वेलोसिटी कितना था, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू VA। अब इसके लिए हमारे पास कितना था, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास था UB और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना था VB। हमारे पास यही UB और VB, मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी किसका, ऑब्जेक्ट B का। ऑब्जेक्ट B मतलब हमने क्या लिया था, बॉल B के लिए। अब जरा देखो, अगर हम मोमेंटम की बात करें, क्योंकि हम मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना हो जाएगा MA और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी UA, ये हो जाएगा। फिर हमारे पास अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम हमारा कितना हो जाएगा MA VA, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब हमारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। अब ये तो चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, MA VA माइनस MA UA और डिवाइडेड बाई T, हमारे पास यही होगा। अब तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट A के लिए था, अगर हम ऑब्जेक्ट B के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर P1 की बात करें, ये हमारे पास था P1, ये था P2 और ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था, तो हमारे पास P2 माइनस का P1 था ये इसके लिए। अब हमारे पास ये रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो हमारे पास P2 माइनस का P1 और डिवाइडेड बाई T ये था।
अब चलो अगर हम P1 की बात करें तो P1 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एम बी यू बी, और P2 की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा रेट ऑफ, देखो चेंज फाइनल मोमेंटम की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा एम बी वी बी। अब चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या P2 माइनस का P1 इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस का एम बी यू बी ऑब्जेक्ट बी के लिए, ठीक है। अब हम रेट ऑफ चेंज की बात करें तो रेट ऑफ चेंज अब कितना हो जाएगा एम बी वी बी माइनस का एम बी यू बी और डिवाइडेड बाई टी, ये हो गया हमारे पास। अब जरा देखो कि अगर हम इसके लिए बात करें तो हमारे पास क्या था, ये जो ये वाला पोर्शन था जो हमारे पास, इसके लिए बात करें तो हमारे पास देखो इसके द्वारा क्या है, अब एफ से जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाए थे, जैसे ये था ऑब्जेक्ट तो ये एफ ए बी था और ये इधर वाला जो फोर्स इधर लग रहा था रिएक्शन तो एफ बी ए था, यही था। मतलब ए के द्वारा बी पे जो लग रहा है वो और बी के द्वारा जो ए पे लग रहा है फोर्स वो, मतलब ये कि ये एक्शन फोर्स, ए के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो क्या था एक्शन फोर्स। मतलब ये कि अगर हम इसके लिए बात करें तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है हमारे पास क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास रेशियो ये क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए वी ए माइनस का एम वी वी यू बी डिवाइडेड बाई टाइम। हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से हमारा ये हो जाता है, ठीक है। अगर हम इधर की बात करें तो हमारे पास क्या, ये किसके लिए था, ए था विद अपॉन ऑन बी पे, मतलब एक्शन फोर्स था। मतलब ये हमारे पास क्या था, ये वाला था हमारे पास एक्शन। अब सिर्फ इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या था, ये है हमारे पास क्या रिएक्शन, तो एफ जो है वो क्या था बी ऑन ए, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास रिएक्शन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दी हम अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ी सी जगह चाहिए, ठीक है। इतना रहने देते हैं, इसको हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा क्या था, जितना हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स था, एक्शन फोर्स था, उतना ही रिएक्शन फोर्स था। मतलब ये कि एफ जो ए बी पे अप्लाई कर रहा है वो इक्वल हो जाएगा किसके, हमारे पास जो फोर्स होगा किसका, फोर्स जो रिएक्शन फोर्स होगा बी ऑन ए पे, हमारे पास यही होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन से हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखो कि हमारे पास एफ ए बी कितना है, एफ ए बी है हमारे पास एम ए वी ए, और हमारे पास माइनस का है हमारे पास कितना है एम, अरे ए ही है ना ये, एम ए यू ए और अपॉन का टाइम इज इक्वल टू हमारे पास ये कितना था एम बी वी बी और माइनस का एम बी यू बी इज इक्वल टू सॉरी अपॉन टाइम, ये हो गया हमारे पास। अब जरा देखो हम जब ये बॉडी ऑब्जेक्ट था तो एक तो फोर्स इधर लग रहा था, जो दूसरा ऑब्जेक्ट का रिएक्शन फोर्स था वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। अगर हम इसको प्लस लेते हैं तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, और अगर हम इसको प्लस लेते हैं तो इसको माइनस लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको तो प्लस रहने देते हैं, एक्शन फोर्स को हम प्लस रहने देते हैं, लेकिन रिएक्शन फोर्स को हम किस में लेना पड़ेगा, हमको निगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो मतलब ये कि हम इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको निगेटिव डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो अब जरा देखो जैसे हमने निगेटिव डायरेक्शन में ये लिया तो जरा देखो हमारे पास क्या है, बोथ साइड 1/t है, तो यहाँ से ये कट गया, कट जाएगा। तो जब इसकी हम बात करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा एम ए वी ए, अब ये चला जाएगा हमारे पास क्या माइनस का एम ए यू ए, बचेगा यही बस, इज इक्वल टू, अब जैसे हमने माइनस इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का एम बी वी बी, और हमारे पास ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का एम बी यू बी, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो जरा देखो अब हम इस पर बात करें, जरा बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे,
कैसे कैसे चेंज हो रहा है। बच्चे यही कंफ्यूजन करते हैं कि इसको क्या करते हैं, काट तो देते हैं लेकिन ये माइनस प्लस लेना छोड़ देते हैं। माइनस, अब जब रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम माइनस ही तो लेंगे, तो जब माइनस नहीं लेंगे तो हमारे पास ये वाला पैटर्न बन के नहीं आएगा। और मैक्सिमम टाइम गलती हमारे पास कहाँ होती है, ये माइनस वाली ही गलती होती है बच्चों से। तो देखो अब हम बात करें तो MAVA, तो V वाला जो टर्म है तो जरा देखो MBVB, जो फाइनल मोमेंटम था तो फाइनल मोमेंटम इधर किधर है, माइनस में है। तो जब इधर लेकर आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा MBVB इज इक्वल टू, इधर क्या है MBUV, इधर क्या है प्लस में है। अब देखो इधर माइनस है, इधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा MAUA। अब जरा देखो इससे हमको क्या पता चलता है, अब इससे हमको ये पता चल रहा है, जब जरा देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक साथ रख देंगे, इसको एक साथ रख देंगे, तो फाइनल वाला हम बाद में रख देते हैं, इनिशियल वाला हम पहले रख देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा MAVA प्लस MBVB। जरा देख के बताओ क्या पता चल रहा है इससे हमको इससे ये पता चल रहा है कि जो मास इनिशियल मोमेंटम है, जो टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये हो जाएगा टोटल इनिशियल मोमेंटम है, ये हो जाएगा टोटल फाइनल मोमेंटम। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये मोमेंटम, और ये हो जाएगा टोटल फाइनल मोमेंटम। देखो अब टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि आफ्टर जो बिफोर कोलिजन था हमारे पास मोमेंटम, वो ऑलवेज इक्वल टू द आफ्टर कोलिजन में जो मोमेंटम होगा वो। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट में बंद करेंगे और इसको एक बॉल बत्ती लगा लो, इसको लाइटिंग कर लो, और ये इसको यही हमको प्रूफ करने के लिए अक्षर आता है। और हमसे क्वेश्चन पूछता कैसे है, हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिराइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स फॉर्मूला। क्या पूछेगा क्वेश्चन हमारे पास कि डिराइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला। ठीक है, अब ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा, या फिर हम डायरेक्ट हमसे क्या बोल देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, और इसी क्वेश्चन पे डिपेंडेंट जो होगा हमारे पास, जो इसी क्वेश्चन पे जो डिपेंड होगा जो न्यूमेरिकल्स, उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं और बहुत सारा हमारे पास एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, और प्लस इसके अलावा जो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे पास और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियो आएगा उस पर क्या होगा, ये हमारे पास थ्योरी पार्ट 2 लेक्चर में खत्म हो गया। ठीक है, थ्योरी पार्ट इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो थ्योरी तो ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद जो भी इसमें थ्योरी अगर कुछ रह रहा है, जिसका सिलेबस वगैरह है कि जिसका किसी का सिलेबस हटा हुआ है, किसी का सिलेबस यहाँ से नहीं हटा हुआ है, तो उसमें क्या है कि वो डिपेंड करता है कि स्कूल्स कौन से हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो अगर जिसका नहीं हुआ है या फिर कुछ रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता दो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग से मिलते हैं पूरे न्यूमेरिकल्स के साथ, और तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।